हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जब वो 19 बरस के थे तब से उन्होंने माइनिंग इंडस्ट्री में पूरी निकाली। एंड वही पूरा एक्सपीरियंस वो धीरे धीरे एज ए इंजीनियर ज्वाइन किए थे और धीरे धीरे मैनेजर पोस्ट पर गए थे। एंड वही पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने अपने किताब में लिखा था। सो उसी के अंदर है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल, जैसा ये नाम है वैसा ही उनका कहना था कि वर्क को हमें डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और हर एक इंडिविजुअल को एक एक पार्ट देना चाहिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस इंडिविजुअल की जो खासियत है, जिसके अंदर उसका स्पेशलाइजेशन है, वो काम ही उसे देना चाहिए ताकि उसका मन उसमें लगा रहे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा एंड क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन उस काम के अंदर है। सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देना और हर एक इंसान को उसकी एबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम असाइन करना। सेकंड है अथॉरिटी। अब इनका हेनरी का कहना था कि एक मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ ऑर्डर्स देने के लिए, कमांड देने के लिए, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम निकाल सके। उनको जैसा काम चाहिए वैसा वो ऑर्डर दे सके, तो उनके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। और उनका ये मानना था कि द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी तो वो अपने आप रिस्पॉन्सिबली काम करने लग जाएंगे। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। वो हर काम को अपने नाम पे अकाउंटेबल लेंगे। वो बीइंग अकाउंटेबल होना सीखेंगे, यानी वो पूरा रिस्पॉन्सिबल लेंगे काम का कि अगर वो काम सही नहीं हुआ तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी अथॉरिटी थी दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। तो फोयल ये भी कहना था कि द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब भी हम अथॉरिटी की बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो द सेकेंड पॉइंट वॉज अथॉरिटी। अ मैनेजर शुड हैव अथॉरिटी। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अब ये प्रिंसिपल पूरा बात करता है ओबीडियंस की, कि हर एक मेंबर, हर एक एम्प्लॉय कितना ओबीडियंट है, कितना वो अपने डिसिप्लिन में रह के काम करता है। एक किसी भी फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए वहाँ पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्कर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होगा एंड आपस में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ओबीडियंस होना चाहिए किसी फर्म के अंदर, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे एक फर्म सक्सेस हो सके। इसको करने के लिए मैनेजर्स को अच्छी तरह से एम्प्लॉयर्स को रूल्स समझाने चाहिए, उनको एक रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम बताना चाहिए कि अगर आप अच्छा ऐसा काम करते रहोगे, बात मानते रहोगे, ओबीडियंट रहोगे अगर अपने काम के हिसाब से, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। सो यहाँ पर पनिशमेंट ऐसा हो सकता है कि आप अगर लेट आते हो, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में आप अगर 3 बार से ज़्यादा लेट आते हो तो आपका सैलरी कटता है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, जिससे आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि यू शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्कूल एंड आपको ज़्यादा एब्सेंटिज्म नहीं करना है। सो दैट वाज अ थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन। सो फोर्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। यूनिटी का मतलब होता है एकत्र होना। तो यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि यहाँ पर मैनेजर जो कमांड करता है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा कहता है कि वर्कर्स को कभी भी कोई एक ही मैनेजर को आंसरेबल होना चाहिए। वो एक ही मैनेजर से उसको सारे कमांड आने चाहिए। उसको कोई 2 अलग अलग सुपीरियर गाइड नहीं करने चाहिए या कोई और एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं करना चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए। उनको कमांड सिर्फ एक ही मैनेजर से आना चाहिए ताकि वो उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, वो कंफ्यूज्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो। 2 अलग अलग लोग अलग अलग बात कर सकते हैं, इसीलिए उनको ऑर्डर्स सिर्फ एक ही मैनेजर से मिलनी चाहिए। सो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड की पावर एक के हाथ में ही होनी चाहिए। देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये भी सेम
तरीके से अभी एक बात कर सकते हैं, यूनिटी की ही बात हो रही है, यानी फिर से एक के हाथ में ही सब कुछ है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए सबका। गोल जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव जो है हमें जो अचीव करना है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक मैनेजर ने जो भी एक्टिविटी दी है वो सारा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ सब लोग बढ़ने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में बढ़ने चाहिए सब लोग। सो एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही मैनेजर के थ्रू हमको एक ही गाइडेंस मिलनी चाहिए ताकि हम एक डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सके। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो द 6th पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, फिर से ये भी इसका प्रिंसिपल का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एकदम सिंपल भाषा में कि कोई भी एक एम्प्लॉय एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ना नज़र में रखते हुए हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, हमें जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो बात होगी उसको ध्यान में रखना है। एक पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी देते हैं, जो भी हम उनको पे करते हैं, दैट इज़ रेम्यूनरेशन। और जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हम देते हैं उनको, दैट इज़ रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर हेनरी का कहना था कि हमें एम्प्लॉयज़ को एकदम फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, फेयर सैलरीज देनी चाहिए। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जितना वो अपनी मेहनत दे रहे हैं, जितना वो अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, उसका हिसाब से हमें उनको पैसे देने चाहिए। और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो इतना काम कर रहे हैं लेकिन उनको कम पैसा मिल रहा है। तो ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉय हमारा मोटिवेटेड रहे और वो एकदम दिल से काम करे, डेडिकेशन के साथ काम करे, ऑनेस्टी के साथ काम करे और पूरा अपना जो भी रिसोर्स है यूज़फुली काम करे। इसके साथ ये भी एक मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के लिमिट्स में भी होना चाहिए वो पेमेंट, एंड वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी वो पेमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एक मैनेजर के लिए कि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी डिसाइड करना। हर एम्प्लॉय का सैलरी अलग अलग हो सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द वर्क दे पुट इन। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है और एक मैनेजर को सही तरह से एक रेम्यूनरेशन तय करना है। सो हमारा 8th पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके 2 पार्ट्स है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायर अथॉरिटीज़ है और उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है अलग अलग लेवल पे, सो कितना पावर है डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी के पास और कितना पावर है सबऑर्डिनेट्स के पास। तो अगर जब मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ अथॉरिटी, मेन हायर अथॉरिटी के पास है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग पावर्स सबऑर्डिनेट्स के पास है, एम्प्लॉयज़ तक डिसीजन मेकिंग पावर है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग लेवल पे हो सकता है, किसी में सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी में दोनों मिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेना है कि कंपनी हमें मर्ज करनी है कि नहीं करनी है, कंपनी का नेक्स्ट ईयर प्लान क्या होने वाला है, तो ये सारे डिसीजन CEO, HOD वो सब लेंगे। जबकि डेली डिसीजंस लेने हैं कि हाँ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी खत्म हो रहा है, प्रिंटर खराब हो गया है तो किसको बुलाना है, ऐसे छोटे डिसीजंस लेने हैं तो वो नॉर्मल कोई भी एम्प्लॉय हमने जो रखा है वो डिसीजन ले सकता है। तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो द नेक्स्ट इज 9th स्केलर चेन। अब ये बहुत ही सिंपल, लाइन ऑफ अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है। एकदम सिंपल है। अब अगर एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसे डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास रोते हुए नहीं जाना चाहिए, उसको पहले अपने क्लास मॉनिटर को बात करनी चाहिए, क्लास मॉनिटर को क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। फिर भी अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके वो क्लास टीचर सुपरवाइजर के पास जाएंगे एंड फिर वो सुपरवाइजर प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो ये जो अथॉरिटी है, लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये टूटनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाने का कोई हक नहीं है, डायरेक्ट सुपरवाइजर के पास जाने का कोई राइट नहीं है। ये बहुत ही गलत होगा जब ये लैडर फॉलो नहीं होगा। तो यहां पर हेनरी फयोल ने इंपॉर्टेंस दी थी कि स्केलर चेन फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ अथॉरिटी में रहना बहुत ज़रूरी है।
और सबके एम्प्लॉयर्स को, मैनेजर्स को, हर एक के एक दूसरे के पोजीशन को, अपने रैंक को भूलना नहीं चाहिए और ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ये सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यानी कि किसी केस में जब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो इससे बहुत ही इमरजेंसी केस जिसको हम बोल सकते हैं, वैसी कोई बात है तो हम ये चीज़ स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके। सो दैट इज द 9th प्रिंसिपल, स्केलर चेन। सो द नेक्स्ट इज ऑर्डर। अब यहाँ पर एकदम सिंपल है, उनका कहना था कि हर एक पर्सन का एक सही जॉब होता है, उसकी एक सही जगह होती है, हर एक चीज़ का एक सही प्लेसमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। सबको अपना अपना काम पता होना चाहिए, कौन क्या काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसको पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए वो पता होना चाहिए। सो देर आर 2 different types of orders, material order for physical resources and social order for human resources। यानी कि हर चीज़ की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो स्टेशनरीज की, एक ऑफिस में स्टेशनरी एक पर्टिकुलर जगह पे रखी जाती है, जैसे कि स्टेपल हो गया, सेलोटेप्स हो गए, सीजर हो गया। सबको पता है उसका एक फिक्स जगह है, वहीं पे वो चीज़ आपको मिलेगी। प्रिंटर की एक फिक्स जगह है, प्रिंटर पेपर्स की एक फिक्स जगह है। तो ये हो गया मटीरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज। और वैसे ही हर एक इंसान जो काम कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय जो काम करता है, उसका भी एक फिक्स ऑर्डर है। वॉचमैन अपनी जगह पे ही रहेगा, टीचर्स अपनी जगह पे ही रहेंगे। हर एक का एक एक फिक्स जगह है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। 11th पॉइंट हमारा है इक्विटी का। यहाँ पर सिंपल हर एक एम्प्लॉय को हमें अच्छे से इक्वल वे में ट्रीट करना है, किसी को भी कम ज़्यादा ट्रीट नहीं करना है, किसी को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनको हम इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें हम नीचा दिखा रहे हैं। इक्वली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर को ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सारे एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट रखे और उनसे वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम निकाल सके। किसी के तरफ भी मैनेजर को पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। ये इक्वल ट्रीटमेंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विटी। 12th हमारा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एकदम सिंपल है कि एक एम्प्लॉयर का जो सिक्योरिटी है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसके पास ये जॉब रहने वाला है, उसके पास ये स्टेबल जॉब है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए ताकि उसको कभी ये ना लगे कि यहाँ पे तो मुझे कभी भी निकाल सकते हैं, मुझे कुछ कहीं और जॉब ढूंढना चाहिए, उसको ये इनसिक्योरिटी नहीं आना चाहिए। इसीलिए हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को ये चीज़ दिमाग में हमें एक मैनेजर को फील करानी है कि उसका ये जॉब स्टेबल है। जब तक ये बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम करते रहेगा, उसका ये जॉब स्टेबल है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता है। और बार बार एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के जा रहे हैं और बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर उस फर्म में कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजर में प्रॉब्लम है, या कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम है जो सही नहीं चल रहा है। क्योंकि रिक्रूटमेंट करना आसान नहीं है, पूरा प्रोसेस करना, कॉस्ट बढ़ जाना एंड अच्छे एम्प्लॉयज़ को बार बार खो देना, ये अच्छी आदत नहीं है। एक मैनेजर को उतना अच्छी तरह से मैनेज करने आना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ को ये स्टेबिलिटी फील कराना चाहिए, उतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो दिल से, डेडिकेशन से काम करे और वहाँ पर वो कंटिन्यू काम करते रहे। 13th हमारा है इनिशिएटिव। हेनरी फॉयल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको मानते थे कि एक मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि हर एक एम्प्लॉय को वो एनकरेज करे इनिशिएटिव लेने के लिए। इनिशिएटिव लेना यानी सामने से वो कुछ अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को और हेल्प हो सके और बेहतर कोई काम करने का तरीका हो जो एम्प्लॉयज़ को पता हो, ये वो सामने से इनिशिएट करनी चाहिए, सामने से उनको ये बात बोलनी चाहिए। उसके लिए एक मैनेजर को उनको इनिशिएटिव कराना चाहिए, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स के पास से ये चीज़ करानी चाहिए। दैट इज इनिशिएटिव। द 14th एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्प्रेड ए कॉर। ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिंस ये फ्रेंच इंजीनियर थे हेनरी फॉयल, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, एस्प्रेड ए कॉर। इसका स्पेलिंग आपको अच्छे से याद रखना है पहले तो। एंड इसका सिंपल मीनिंग है टीम स्पिरिट। मैनेजर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ सारे टीम, एज अ टीम बात करें, एज अ पूरा एक यूनिट, कॉमन यूनिट वो बात करे, वो जनरल गोल की तरफ बात करे, वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे ना बात करे, वो
आपस में हार्मनी मेंटेन करें, एंथुजियाज्म मेंटेन करें, लॉयल्टी की उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और पूरा एज अ टीम उनको वर्क करना चाहिए ताकि ये आगे अपने गोल की तरफ बढ़ सके। सो उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड यूज द वर्ड वी, दैट इज WEV, नॉट I. So we should work as a team, that is team spirit. So that was all about 14 principles of management by Henry Fayol. होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच।